वेलकम बच्चों, वेलकम अगेन टू माय चैनल फिजिक्स जेन स्पेशली मेड फॉर जॉइंट एंड नीट। तो बच्चों आज हम जानेंगे कुछ ऐसी बातें फ्रिक्शन के लेकर जो नीट में या जॉइंट में बहुत आते हैं और उसको सॉल्व करना है, क्योंकि टाइम फैक्टर इज अ वेरी बिग फैक्टर है। वी नो एवरी न्यूमेरिकल्स हाउ टू सॉल्व, बट देयर इज अ शॉर्ट मेथड और ट्रिक जो हम आपको आज बताएंगे और सिखाएंगे। तो देखिए, पहले ही हम 4 डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक है कि एक टेबल है, उसके ऊपर एक ब्लॉक है। अभी इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं, पी फोर्स। हॉरिजॉन्टल के सापेक्ष में अल्फा एंगल है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो ये फोर्स का जो वैल्यू है मैक्सिमम, ये कितना होगा, ये आज जानेंगे। सेकंड चीज हम जानेंगे, अगर किसी भी ब्लॉक एक राफ सरफेस, हम ये प्लेन सरफेस यहां पर ड्रॉ किया, ये सपोज ये है एक राफ सरफेस, दैट इज फ्रिक्शन एग्जिस्ट हियर। सपोज ये ब्लॉक है ए में, इसका मास है ए, और ये एक स्ट्रिंग की तरह से यहां पर एक पुली से अटैच है। तो इसमें जो फ्रिक्शन लग रहा है वो क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, हम बात करेंगे फ्रिक्शन कैसे आते हैं, थोड़ा बोलेंगे। तो यहां पर एक मास है बी, तो इसका जो मास है सपोज इट इज एम बी, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा ताकि ये डू नॉट स्लाइड और डू नॉट मूव, इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा, ये आज जानेंगे। और क्या जानेंगे, चेन। एक टेबल में एक चेन है, ये सवाल बहुत ही आता है एग्जाम में। इस चेन का एक पार्ट हैंग है फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल एंड दूसरी पार्ट टेबल में स्टेबल है, स्थिर है। तो हमें पता करना है कि इसका अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर म्यू हुआ, तो ये हैंगिंग जो पोर्शन है इसका और स्टेबल पोर्शन जो है इसका और म्यू का रिलेशन क्या है, ये सभी चीजें आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं आज के टॉपिक। आज के टॉपिक है फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। आज हम एक्सीलरेशन के बारे में नहीं बताएंगे, वो हम अगली वीडियो में एक्सीलरेशन को लेकर आएंगे। आज हमें सिर्फ बात करना है लिमिटिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आप लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन इज ए फोर्स व्हिच ऑपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव एनी अदर सरफेस। अगर किसी भी रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस के ऊपर अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करते हैं, तो इस रफ सरफेस का और ये ऑब्जेक्ट का जो बॉटम है या ये क्या हो जाता है, इंटरलॉक हो जाता है। इंटरलॉक कहते हैं इसको, ड्यू टू एडेसिव फोर्स ये इंटरलॉक हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है वो जिधर लगता है उसका ऑपोजिट में एक फोर्स क्या होता है, ऑटोमेटिकली अराइज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का क्या महत्व है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये एक्सटर्नल फोर्स का ऑपोजिट में जो एक्ट करता है और इसका रिलेटिव जो वेलोसिटी, रिलेटिव जो मोशन है ये ऑब्जेक्ट का विद रिस्पेक्ट टू सरफेस और ग्राउंड, इसको डिक्रीज करता है। और ये ऑलवेज ट्राई टू ऑपोजिट इन द ऑपोजिट साइड। अभी अगर ये फोर्स को हम अगर एक्सटर्नल फोर्स के साथ हमें फ्रिक्शनल फोर्स एफएस को ड्रॉ किया जाए, तो क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स जितना भी बढ़ता है, जितना भी इंक्रीज अप करे, तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके सापेक्ष में पहले लीनियरली इंक्रीज होता है एक वैल्यू तक। सपोज वो हम यहां पर ड्रॉ करते हैं, ओ ए फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज हुआ, एफएस भी इंक्रीज हुआ। फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन, एफएस 10 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन, एफएस 20 न्यूटन। लेकिन ये क्या होता है, एक लिमिटिंग वैल्यू तक ही फ्रिक्शनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। उसके बाद आप अगर एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज किया, सपोज एक्सटर्नल फोर्स 100 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स सपोज एक्सटर्नल फोर्स 50 न्यूटन, सो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज 50 न्यूटन। बट अगर आप देखिए कि एक्सटर्नल फोर्स 60 न्यूटन होने के बाद फ्रिक्शनल फोर्स 50 न्यूटन ही रहेगा, तभी क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगेंगे, वो एक्सीलरेशन आ जाएगा। ओके, तो पहले क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स और एफएक्स इंक्रीज किया, एक्सटर्नल इंक्रीज किया, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज होता है। फिर आप अगेन आप अगर एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज किया करें, तो ये क्या हो जाता है,
इंक्रीज नहीं, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। देन आप एक्सटर्नल को जितना भी इंक्रीज किए, इसका वैल्यू कांस्टेंट ही रहता है। इसका एक्सटर्नल फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है उसका जो वैल्यू है वो और नहीं बढ़ता। इसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन व्हिच डज नॉट अगेन इंक्रीज फर्दर इंक्रीजिंग ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ऐसा ग्राफ आता है। तो हम देखेंगे अभी कि अगर आप किसी भी एज को अगर पुल या पुश करें तो क्या फोर्स लगता है। तो हम अगर ड्रॉ किया जाए एक ऐसे, हमको अगर नीट में ऐसे सवाल आता है कि सपोज ए ब्लॉक ऑफ 50 न्यूटन is placed on a horizontal table and a force P is applied, a pulling force P is applied at an angle 30 degree with the horizontal. Find the force of friction, that is हम इसे Fs और F भी कह सकते हैं, and find normal reaction, नॉर्मल रिएक्शन, इसको हम कहते हैं R या N। ओके, अभी इसको हम निकालने के लिए हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पर किसी भी अगर आप जो है ऑब्जेक्ट, उसका अगर टेबल में आप स्टैंड रखते हैं, रेस्ट में रखते हैं, तो उसका जो वेट है हम जानते हैं W = mg, किधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। अभी उसका ऑपोजिट में एक्ट करता है नॉर्मल रिएक्शन R, इसको हम कहते हैं NR और नॉर्मल रिएक्शन। अभी ये जो फोर्स है P, इसको हम दोनों जो कंपोनेंट है उसमें डिवाइड करेंगे। इधर जो कंपोनेंट है वो होता है P cos 30, जो इसको खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका ऑपोजिट में क्या एक्ट करेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है P sin 30, वो ऊपर एक्ट करता है। तो अभी इस फोर्स का कोई हमारे पास ये P का कोई गुरुत्व नहीं रहा, ठीक है। अभी ऐसे हो गया है डायग्राम। तो अगर इन इक्विलिब्रियम का हम बात करें तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, R + P sin 30 मस्ट बी इक्वल टू mg, और R = mg - P sin 30, ये हो जाता है। R = हो जाता है क्या, mg - P sin 30, और Fs यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये हो जाता है P cos 30 के बराबर। अभी हमें P निकालना है। अब Fs = μr। अभी सपोज म्यू यहाँ पर देता है कि म्यू का वैल्यू है 0.5 है म्यू का वैल्यू। तो क्या हो जाता है, Fs = μr, दैट इज P cos 30 = 0.5, दैट इज म्यू का वैल्यू, और R का वैल्यू है mg - P sin 30। ओके, यहाँ पर हम म्यू का वैल्यू बाद में बैठाएंगे, म्यू = mg - P of sin of 30। ओके, इससे हम P को निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, P cos 30, ये होता है म्यू P sin 30, माइनस है इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा म्यू P sin 30, और ये हो जाएगा म्यू mg। सो P cos 30 का वैल्यू है √3/2, म्यू का वैल्यू गिवन 0.5 इंटू sin 30, दैट इज हाफ, इक्वल टू म्यू 0.5 इंटू mg का जो है g अगर 3 है तो mg का जो वैल्यू है वो W = 50 न्यूटन, 50। ओके, या अगर 50 किलोग्राम है तो 50 × 10 होगा, लेकिन यहाँ पर 50 न्यूटन ही बोला है, जो वेट इसका जो वैल्यू है डायरेक्ट 50 न्यूटन है। तो ऐसे हो जाता है। तो इसके सापेक्ष में हमें P का जो वैल्यू है वो कैलकुलेशन करके निकालना है। आप कैलकुलेटर में बैठाइए और निकालिए। ओके, तो ऐसे आता है नंबर 1 टाइप ऑफ प्रॉब्लम। बहुत ही ध्यान से देखिए कैसे हम इसको निकालते हैं। अभी जो दूसरा प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अगर ये किसी इंक्लाइन प्लेन के बारे में बोले। इंक्लाइन प्लेन मतलब क्या होता है, इंक्लाइन दैट इज द इट्स मेड एन एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, मेड एन एंगल विथ
हॉराइजेंटल। तो इससे पहले हम हॉराइजेंटल प्लेन में देखते हैं कि क्या होता है। सपोज ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज फिक्स्ड ऑन ए टेबल। ये टेबल है, ओके, ये टेबल है, लग नहीं रहा है, समझो ये टेबल है। अभी इस टेबल में इसको एक स्ट्रिंग से खींचा जा रहा है, ऐसे टेबल है, स्ट्रिंग से खींचा जा रहा है। यहां पर एक क्या है, पुली या पुली है, यहां पर एक पुली है ऐसे, ये बी है। यहां पर बोला गया है कि जो म्यू का वैल्यू है वो है 0.2 बिटवीन द टेबल एंड ब्लॉक ए, जिसका मास है 2 kg। अभी जी का वैल्यू बताया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये गिवन है। आपको बोला गया कि ये अगर बी को हम ये से जोड़ दे तो ये मूव करने का कोशिश करेगा। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी, दैट इज एम बी, फॉर व्हिच इट डज द सिस्टम डज नॉट मूव। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम बी? तो देखिए, अगर ये स्ट्रिंग है, यह बोल दिया गया है कि ये रफ सरफेस है, इसीलिए म्यू 0.2, और ये जो पुली है और स्ट्रिंग है ये मासलेस है, और पुली भी मासलेस है एंड फ्रिक्शनलेस है। तो अगर पुली मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, तो जो टेंशन होता है दोनों तरफ ही सेम रहेगा, और टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, ओके। तो इसका डायरेक्शन हो गया इधर, इसका डायरेक्शन हो गया इधर। तो अगर हम इसका बात करें फ्री बॉडी डायग्राम, तो इधर हो जाएगा क्या, एम बी जी। तो इन इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, T मस्ट बी इक्वल टू एम बी जी। और अगर ये बात करें तो T इक्वल टू क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ एस। अगर T इधर जाना, इधर इसको पुल करता है, तो एफ एक्स कहां होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब एफ एस अगर ये हुआ तो नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा, इधर नॉर्मल रिएक्शन आर होगा, और इसका वेट एम जी किधर एक्ट करेगा, डाउनवर्ड, जस्ट ऑपोजिट। सो एफ एक्स इक्वल टू म्यू आर, आर इज नॉर्मल रिएक्शन, सो म्यू एम जी, म्यू एम जी। अब इसको निकालने के लिए इतना भी नहीं करना पड़ेगा हमको, इसको जस्ट एक सिंपल प्रोसेस में निकालते हैं। देखिए, ऐसे कर सकते हैं एग्जाम में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें प्रॉब्लम जो फॉर्मूला है उसको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, देखिए, अगर ये M2 M1 है और ये स्ट्रिंग है, ये पुली है, ये M2 है, ये पर टेबल है, सपोज यहाँ पर टेबल है, ये M2 है, तो क्या होता है, सॉरी, T इक्वल टू म्यू इंटू आर, दैट इज म्यू M1 G, एंड यहां पर T होता है M2 G। सो T का अगर वैल्यू हम इक्वल दोनों तरफ करें तो म्यू M1 G होता है M2 G के बराबर, जी कैंसिल होता है, म्यू होता है जस्ट M2 बाई M1, जस्ट M2 बाई M1। M2 क्या है, ये है M2, ये है M1। तो यहां पर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं म्यू इक्वल टू M2 बाई M1। देखिए, इसको हम चेक करते हैं, म्यू इक्वल टू M2 बाई M1 क्या होता है, M2 बाई M1, या म्यू हमें बोल दिया गया है 0.2, M2 का वैल्यू है MB, M1 का वैल्यू हमें पता है 2 kg 2, सो MB का वैल्यू होता है 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज 0.4 kg। एक ही लाइन में हमें निकल गया, ओके, एक ही लाइन में हमें निकल गया। अब देखिए, उसी फॉर्मूला के हम करेंगे, म्यू आर इक्वल टू म्यू एम जी इक्वल टू टी इक्वल टू हम म्यू एम ए इंटू जी मस्ट बी इक्वल टू एम बी इंटू जी। सो म्यू इक्वल टू, सो एम बी इक्वल टू म्यू इंटू एम ए, म्यू का वैल्यू है 0.2, एम ए का वैल्यू है 2 kg, दैट इज एम बी इक्वल टू 0.4, सेम निकल गया, ओके, एम बी इक्वल टू 0.4 kg। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, म्यू इक्वल टू M2 बाई M1। ऐसे आपको ये होता है हॉराइजेंटल प्लेन में। अब इसको आप अगर देखें तो इसको हम देते हैं
इंक्लाइन प्लेन में भी ये दे सकते हैं, कैसे होगा वो, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, लिख लिया, इसको हटा दे। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही चुटकियों में निकालिए। ओके, वहां पर डेरिवेशन मत करिए, करिएगा, इतना भी याद रखने का आसान नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए, शायद याद आए। ओके, अभी इंक्लाइन प्लेन में अगर हम बात करें तो क्या होगा, इंक्लाइन प्लेन के लिए नंबर 3 यार, अभी एक इंक्लाइन प्लेन है ऐसे, सेम पैटर्न, ये होता है थीटा, यहाँ पर एक m1 मास है, स्ट्रिंग, यहाँ पर पुली है, यहाँ पर m2 मास है, अभी यह t है, यह भी t है, ऑल आर assume that the pulley is frictionless and massless। सो फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम देखें तो क्या होता है, या m2g एक्ट करता है, तो t इक्वल टू हो जाता है m2g फॉर m2 मास m2, एंड इंक्लाइन प्लेन में क्या होता है, mg m1g एक्ट करता है इधर, और m1g ये थीटा हो जाता है, अगर ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, कैसे आप जानते हैं, आई होप, m1g cos थीटा होता है ये, और along द प्लेन एक्ट करता है m1g sin थीटा, एंड m1g cos थीटा के जस्ट ऑपोजिट एक्ट करता है r नॉर्मल रिएक्शन। ये होता है फुल डायग्राम। अभी देखिए t इक्वल टू m1g, अभी ये होता है क्या, अभी अगर ये इधर मूव करने का प्रयास करता है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सो fs प्लस m1g sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू t, होता है ना, fs प्लस m1g sin थीटा इक्वल टू t का क्या होता है, यहाँ पर हम बैठे m2g। अभी fs क्या है, म्यू r क्या है, सॉरी m1g cos थीटा, दैट इज म्यू m1g cos थीटा प्लस m1g sin ऑफ थीटा मस्ट बी इक्वल टू m2g। अभी सभी में से g को निकाला जाए तो क्या होता है, m2 का वैल्यू क्या आएगा, म्यू m1 cos थीटा प्लस m1 m1g sin थीटा, तो m1g sin थीटा इक्वल टू t, ठीक है, म्यू m1 cos थीटा प्लस m1 sin थीटा, m2 होता है म्यू m1 cos थीटा प्लस m1 sin थीटा। ओके, t इक्वल टू m1g sin थीटा होता है, और m1g fs प्लस m1g sin थीटा इक्वल टू t होता है m2g, t m2g, तो fs इक्वल टू म्यू r इक्वल टू m1g cos थीटा प्लस m1g sin थीटा। ओके, ठीक है, m2 इक्वल टू क्या होता है, म्यू m1 cos थीटा प्लस m1 sin थीटा, ये होता है म्यूटा का वैल्यू। ओके, नेक्स्ट हम जाएंगे एक और प्रॉब्लम जो है कि चेन का प्रॉब्लम, चेन का जो प्रॉब्लम है उसे हम जाएंगे। अभी हम लिमिटिंग फ्रिक्शन में है, इसलिए एक्सीलरेशन का जो कॉन्सेप्ट है हमें अभी नहीं आ रहा है, अगली वीडियो में हम लाएंगे। अगर एक टेबल है, उसमें एक चेन है एल लेंथ का, टोटल लेंथ है एल, जिसका टोटल लेंथ है एल, टोटल लेंथ ऑफ द चेन, जंजीर ऑफ द चेन इक्वल टू एल, और एल डेस इक्वल टू लेंथ ऑफ हैंगिंग चेन। इसका जो है एल डेस, तो यह कितना होगा, एल माइनस एल डेस। अभी म्यू एस है स्टैटिक फ्रिक्शन, नाउ इसका जो रिलेशन है, ये होता है हैंगिंग पोर्शन, ये होता है स्टेबल पोर्शन, एंड ये होता है म्यू। अभी हमको पूछा है कि एक टेबल है जिसमें जिसका स्टैटिक फ्रिक्शन बता दिया गया है कि
0.25 है। फाइंड फ्रैक्शन ऑफ लेंथ, फ्रैक्शन ऑफ और परसेंटेज ऑफ लेंथ ऑफ द चेन हैंगिंग फ्रॉम द टेबल। परसेंटेज और फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द चेन हैंगिंग फ्रॉम द टेबल। अभी देखिए म्यू इक्वल टू हमें पता है m2/m1। ओके, ये जो चेन है, ये चेन का जो लीनियर डेंसिटी है ये क्या सेम है, इक्वल है। यहां पर डेंसिटी ज्यादा, यहां पर डेंसिटी ज्यादा नहीं, कम नहीं है। तो हमको करना है कि m इज प्रोपोर्शनल टू l, सो म्यू इक्वल टू m2/m1 मस्ट बी इक्वल टू l2/l1। ये हम लिख सकते हैं क्योंकि लीनियर डेंसिटी सेम है। सो मास इज द रेशियो ऑफ मास मस्ट बी इक्वल टू रेशियो ऑफ लेंथ। सो म्यू इक्वल टू m2/m1 l2/l1। l2 क्या है, l डैश है, और l1 क्या है, ये है l माइनस l डैश। अभी यहां से हमें l डैश को निकाल लेना है, तो l माइनस l डैश इंटू म्यू मस्ट बी इक्वल टू l डैश। सो l डैश माइनस म्यू l डैश इधर जाएगा, प्लस म्यू l डैश इक्वल टू म्यू l। सो l डैश मस्ट बी इक्वल टू म्यू l बाई 1 प्लस म्यू। ये आपको याद रखना है, ये है हैंगिंग लेंथ, ये है हैंगिंग लेंथ। सो हमें इस प्रॉब्लम में बता दिया गया, म्यू का वैल्यू बता दिया गया है। तो म्यू 0.25 इंटू एल इज ओरिजिनल लेंथ और टोटल लेंथ 1 प्लस 0.25, दैट इज 0.25 multiplied by L divided by 1.25, that is L by 5. So L dash equal to L by 5 और L dash by L equal to 1 by 5 multiplied by 100, that is 20%. So वो जो चेन है, वो चेन का कितना पोर्शन हैंग होता है, 20%। इसी तरह ये जो फॉर्मूला है काम आता है एग्जाम में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट दिन हम एक्सीलरेशन को कंसीडर करेंगे और फ्रिक्शन का जो रोलिंग फ्रिक्शन है उसका मैथ है, और एक्सीलरेशन को कंसीडर करके जो फ्रिक्शन का मैथ है वो हम जानेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फॉर दिस टाइप ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियो। फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।